नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे और शनिवार को हैदराबाद के लिए फिर रवाना हो जाएंगे, यानी कि कल। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आज दिल्ली दौरे पर। शनिवार को हैदराबाद के लिए होंगे रवाना, यानी कि कल हैदराबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की में वो शामिल होंगे। 2 और 3 जुलाई को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी है और जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। शनिवार को हैदराबाद के लिए रवाना होंगे, यानी कि कल हैदराबाद में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, उसमें शामिल होंगे। 2 और 3 जुलाई को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और उसी में शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अब खबर देहरादून से है, जहां बिजली दरों में बढ़ोतरी की याचिका खारिज कर दी गई है। यूपीसीएल की याचिका खारिज कर दी गई है। आपको बता दें कि यूपीसीएल की याचिका नियामक आयोग ने खारिज कर दी। देहरादून से बड़ी खबर, बिजली दरों में बढ़ोतरी की याचिका खारिज कर दी गई। यूपीसीएल की याचिका नियामक आयोग ने खारिज कर दी है। महंगी बिजली खरीदने के चलते याचिका दी गई थी। दोबारा से दरों में बढ़ोतरी की याचिका दायर की गई थी। आयोग ने यूपीसीएल की याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि लगातार बिजली का संकट उत्तराखंड में देखा जा रहा है और उसी के चलते यूपीसीएल को बाहर से बिजली खरीदना पड़ रहा है, जिसके चलते एक बार अभी पहले बिजली की दरों में बढ़ोतरी की गई और अब एक बार फिर से याचिका दायर की थी यूपीसीएल ने कि बिजली की दरों में एक बार और बढ़ोतरी की जाए। उसका कहना है कि वो महंगी बिजली खरीद रहा है और लगातार बिजली की डिमांड बढ़ रही है, इसी के चलते दरों में बढ़ोतरी करनी होगी। लेकिन इस याचिका को नियामक आयोग ने खारिज कर दिया। महंगी बिजली खरीद के चलते याचिका दी थी, लेकिन नियामक आयोग ने खारिज कर दिया। दोबारा से दरों में बढ़ोतरी की याचिका दायर की गई थी। दोबारा दरों में बढ़ोतरी को लेकर याचिका डाली गई थी और उस याचिका को अब खारिज कर दिया गया। बिजली का संकट उत्तराखंड में गहरा रहा है। एक समय था जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ और अलग राज्य बना, तो उसके बाद और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अभय केंतुरा जुड़ गए हैं। अभय, बिजली की दरों को दोबारा से बढ़ाने को लेकर यूपीसीएल ने याचिका डाली, नियामक आयोग ने खारिज कर दिया है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि प्रदेश में जिस प्रकार से विद्युत आपूर्ति लगातार बढ़ रही है, उस बढ़ी हुई डिमांड पर जिस प्रकार से यूपीसीएल अपना काम कर रहा, घाटे से उभरने के लिए यूपीसीएल की तरफ से एक बार फिर विद्युत नियामक आयोग में बिजली की दरों को बढ़ाने की याचिका डाली गई थी, प्रस्ताव भेजा गया था, जिसमें विद्युत नियामक आयोग की तरफ से यहाँ पर खारिज कर दिया गया और कहा गया कि यूपीसीएल ने जो आधार इस याचिका के लिए यहाँ पर दिया, वो आधार सही तरीके से मजबूत आधार नहीं है और उस पर दरों को बढ़ाने का निर्णय नहीं लिया जा सकता है। और यही वजह रही कि अब यूपीसीएल पुनः उन सब चीजों को लेकर एक बार फिर पुनः अपना मंथन करेगा और फिर दोबारा से अपनी याचिका को
नियामक आयोग में भेजने का काम यहाँ पर करेगा, क्योंकि ये कह सकते हैं कि प्रदेश में अब भी 50 मिलियन यूनिट बिजली से ज्यादा की जरूरत यहाँ पर है। खपत रोजाना इससे ज्यादा यहाँ पर हो रही है, और ऐसे में जो उत्पादन है, जो राज्य के पास अपने संसाधन है, यूपीसीएल के पास जो अपनी विद्युत आपूर्ति के संसाधन है, उससे लगभग रोजाना 5 से 10 मिलियन यूनिट बिजली बाहर से खरीदनी पड़ रही है विभाग को, और ऐसे में वो महंगी बिजली बाहर से खरीदने का काम कर रहे हैं और यहाँ पर सस्ते दामों पर वो आपूर्ति देने का काम कर रहे हैं। तो उन सब चीजों के चलते लगातार यूपीसीएल को रोजाना करोड़ों का नुकसान यहाँ पर हो रहा है, और उस आर्थिक से उभरने के लिए विद्युत नियामक आयोग की तरफ से यहाँ पर बिजली के दरों को बढ़ाने का प्रस्ताव यहाँ पर दिया गया था। पूर्व में भी ये कह सकते हैं कि एक माह पूर्व भी यूपीसीएल के जो प्रस्ताव थे, उन प्रस्तावों पर नियामक आयोग की तरफ से बिजली की दरों को बढ़ाने की अपनी सहमति यहाँ पर दी गई थी, और ऐसे में एक माह बाद जब यूपीसीएल के द्वारा पुनः बिजली की दरों को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया, तो फिर नियामक आयोग की तरफ से उसे खारिज यहाँ पर कर दिया गया है। जी ओके, अब अबे एक सवाल ऐसे में यह भी उठता है कि एक तरफ सरकार अपने 100 दिन के कार्यकाल का लेखा जोखा रखती है और जिसमें अपनी उपलब्धियों को गिनवाती है, फिर ये बिजली संकट जो उत्तराखंड में गहरा रहा है, इसको लेकर किसकी जिम्मेदारी है? बिल्कुल, जिस प्रकार से तापमान में लगातार बढ़ोतरी यहाँ पर हो रही है, तो ऐसे में कह सकते हैं कि राज्य के सभी सेक्टर्स में बिजली आपूर्ति विभिन्न रूप से पहुंचाई जा सके, चाहे औद्योगिक सेक्टर हो, ग्रामीण सेक्टर हो या शहरी क्षेत्र हो, सभी लोगों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो सके, उसके लिए यूपीसीएल के द्वारा लगातार प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। राज्य की जो डिमांड है, उस डिमांड से ज्यादा बिजली इस समय यहाँ पर खपत हो रही है, और ऐसे में उस बढ़ी हुई बिजली को खुले बाजार से खरीदने का काम यूपीसीएल के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है, ताकि राज्य की जनता को बिजली कटौती की जैसी चीजों का सामना न करना पड़े। उसके लिए लगातार यूपीसीएल करोड़ों रुपए का रोजाना अपने घाटे का काम यहाँ पर कर रहा है, और उस घाटे से उभरने के लिए जो प्रस्ताव दिए गए थे, उन प्रस्ताव पर विद्युत नियामक आयोग पूर्व में भी निर्णय ले चुका है, लेकिन विद्युत नियामक आयोग के इन प्रस्तावों के बाद में निर्णय के बाद यूपीसीएल की तरफ से पुनः एक बिजली की दरों को बढ़ाने का प्रस्ताव यहाँ पर दिया गया था, जिस पर आयोग की तरफ से असहमति यहाँ पर दिखाई गई है, और आयोग ने उन सभी याचिकाओं को यहाँ पर खारिज कर दिया। और अब यूपीसीएल पुनः उन सभी याचिकाओं पर एक बार फिर पुनर्मंथन करेगा कि किस प्रकार से जो विभाग पर जो लगातार आर्थिक बोझ बढ़ रहा है, जो घाटा लगातार विभाग का बढ़ रहा है, उससे कैसे निपटा जा सकता है। उन सब चीजों को लेकर अपनी पुनर्याचिका भेजने का काम करेगा। जी शुक्रिया अभय आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन भारी बारिश के दौरान कई बार हालात बेहद चुनौती भरे हो चुके हैं। तो वहीं सड़क पर मलबा आना तो आम बात है, वहीं भारी बारिश के चलते कई स्थानों पर मलबा आने से मार्ग बंद हो गया, ऐसी समस्याएं भी देखी गई। वहीं अब आपदा प्रबंधन विभाग ऐसी व्यवस्था करने जा रहा है जिससे भारी बारिश का सटीक अनुमान पहले से ही लगा लिया जाएगा। हम रॉ डेटा लेकर के हमें बात हुई है हमारी, अभी करीब एक सप्ताह पहले ही हमारी बात हुई। ये हमारे सवाल हमसे मैंने पूछा आप इन लोगों से जो हमारी एजेंसीज हैं कि किस तरह से हम प्रिसाइज डेटा, बिल्कुल लोकेशन बेस्ड डेटा हम दे सकें। तो आईएमडी ने कहा कि हमारे स्तर से ये नहीं होता है। फिर आईआरएस ने उन्होंने हैंड रेज किया, उन्होंने कहा हम कर सकते हैं अगर हमें रॉ डेटा मिलता है तो। आईएमडी ने रॉ डेटा देने की सहमति दे दी है, अब हम रॉ डेटा प्रोवाइड करेंगे तब इनके स्तर भी हम रॉ डेटा लेकर के हमें बात हुई है हमारी। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ भाटिया लाइव जुड़ गए हैं। सौरभ, मौसम विभाग अब कुछ चीजें अपडेट करने जा रहा है ताकि बेहतर और सटीक पता लगाया जा सके कि भारी बारिश कब होगी, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मौसम विभाग और आपदा नियंत्रण विभाग के द्वारा बाकायदा एक आदेश भी जारी हुआ और ये जो है एक डाटा तैयार किया जा रहा है जिससे जो है मौसम की जानकारी का पहले से ही पता चल सके, क्योंकि बाढ़ नियंत्रण को देखते हुए कई टेक्नोलॉजीज़ की बात की जा रही थी पूर्व में भी और वर्तमान में भी। रंजीत सिन्हा ने सीधे तौर पर जब जो है कई जो है केंद्रीय एजेंसियों से बात की है, जिसके बाद जो उन्होंने बताया कि हम जो है नई विधि की जो है लॉन्चिंग करने जा रहे हैं जिससे जो है हमें समय से पूर्व भी पता लग सकेगा कि कहाँ पर भारी बारिश की जो है
हो सकती है और कहाँ पर जो इस तरीके की स्थिति है, जहाँ पर जो इस तरीके के हालात पैदा होंगे वहाँ पर पहले ही हम व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने का काम करेंगे, क्योंकि हमने पूर्व में भी देखा कि नदी किनारे जो बसावट है उससे कहीं ना कहीं आपदा नियंत्रण विभाग को भी जो खासी मशक्कत करनी पड़ती है उन्हें हटाने के लिए भी, और जब जो इस तरीके के हालात सामने आते हैं तो कई बार जो जान माल की हानि भी होती है, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं उन लोगों को अपनी जान देकर जो चुकाना पड़ता है। लिहाजा अब जो इस तरीके के हालात पैदा ना हो तो पहले ही उन तमाम जगहों को चिन्हित भी किया जा रहा है और हालातों को देखते हुए बाकायदा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की भी बात कही जा रही है। जी, अब ऐसे में एक सवाल ये है कि आखिर क्या कुछ पूरी रणनीति बनाई है मौसम विभाग ने इसको लेकर, और किस तरह से ये पूरा कार्य करेगी जो तकनीक का इस्तेमाल करेगा मौसम विभाग? देखिए, शासन स्तर से जो है पहले ही तमाम तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। तमाम जो है SDRF NDRF को जो अलर्ट रहने के लिए कहा है, क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि जब जो है मौसम की इस तरीके की दुश्वारी होती है तो कहीं ना कहीं यहाँ से जो तमाम सड़कें बहने की जो है सूचना मिलती है, कहीं पर जो है बादल फटने की जो सूचना सामने आती है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए पहले ही अलर्ट रखा गया है। सभी अधिकारियों की, कर्मचारियों की छुट्टी पर अगले 3 माह तक रोक लगा दी गई है। कोई भी कर्मचारी अधिकारी छुट्टी पर नहीं जाएगा। वहीं टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो टेक्नोलॉजी को जो है अभी सिर्फ जो है बात कही जा रही है, जब तक जो है वो धरातल पर जो है स्थापित नहीं हो जाती है तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि उसका जो बहुत बेहतर इस्तेमाल हो रहा है। सिर्फ अभी जो इस पर चर्चा है, जब तक जो इस पर जो है धरातल पर काम नहीं होता तब तक जो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो पाना बहुत ज़्यादा संभव नहीं है। सिर्फ जो एक अनुमानित तौर पर ही इस पर काम हो सकेगा। जी, तमाम जगह ऐसी भी हैं कि जिन चीज़ों का पता है उस पर भी अमल नहीं किया जाता है। अगर देखा जाए तो बारिश को लेकर अनुमान पहले से था कि बारिश होगी, लेकिन उसके बाद भी नगर पालिका या नगर निगम उतना सतर्क नज़र नहीं आया, प्रशासन उतना एक्टिव नज़र नहीं आया कि उसको लेकर व्यवस्थाएं बेहतर की होती। देखिए, तमाम जगहों पर पहले से ही सरकार के द्वारा निर्देश हैं। खुद शहरी विकास मंत्री लगातार जो है बैठकें कर रहे हैं, अधिकारियों को निर्देश वो देते रहे हैं कि जहां पर भी इस तरीके की समस्या है, जहां पर ड्रेनेज को जो है सही नहीं किया गया वहां ड्रेनेज सिस्टम बेहतर बना लें। अगर जो है कहीं पर इस तरीके की लापरवाही बरती जाएगी तो कार्रवाई के लिए भी अधिकारी तैयार हैं। और हम ये जरूर कह सकते हैं, क्योंकि हमने पूर्व से देखते हैं जब भी जो मानसून सीजन आता है तो अधिकारी गंभीर दिखाई देते हैं। तमाम जगहों पर जो है नदी नालों की सफाई होती है। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है जो नदी किनारे बसावट है उस पर जो है किसी का जोर नहीं, और जो है लगातार जब भी जो इस तरीके के हालात पैदा होते हैं तो वहाँ से लोगों को हटाने जो है खासी मुश्किल हो जाता है। लिहाजा अब जो सरकार ने ये भी निर्देश दिए कि बारिश का जैसे ही जो अलर्ट होगा या नदियाँ उफान पर होंगी उससे पहले ही तमाम लोगों को सेफ स्थान पर जो है शिफ्ट कर दिया जाए, जिससे कोई अप्रिय घटना घटित ना हो। बिल्कुल नहीं सौरभ, मेरा सवाल इससे जुड़ा हुआ ये इसलिए था कि हम तकनीक से बेहतर हो भी जाएंगे तो अधिकारियों के मन में जब तक इच्छा शक्ति काम करने की और बेहतर काम करने की नहीं होगी तब तक उस तकनीक का कोई भी जो परिणाम है वो सामने नहीं आ सकते हैं। अगर बारिश के अलर्ट को लेकर मौसम विभाग जारी करता है, अधिकारी मंत्री अगर अधिकारियों को निर्देश देते हैं, उसके बाद भी अगर जल भराव जैसी समस्या या और तमाम समस्याएं सामने आती हैं तो इनका दुरुस्तीकरण कैसे होगा? देखिए, इच्छा शक्ति की अगर बात की जाए तो हमने 2013 में भी जो इस तरीके के हालात देखे थे, जब मौसम विभाग के द्वारा पहले ही अलर्ट जारी किया गया था। जब जो है केदारनाथ धाम में आपदा जो आई थी, तमाम जो है लोगों को पहले ही वहां से हटने के लिए कहा था, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारियों की इच्छा शक्ति ही थी कि जो इतने लोग जो काल के गाल में समा गए। अब भी जो है कुछ हालात इसी तरीके के होते हैं। जब भी जो मौसम विभाग का अलर्ट जारी होता है तो गंभीरता से नहीं लिया जाता। अगर गंभीरता से लेते तो शायद जो बागेश्वर में जिस तरीके के हालात हुए, बादल फटा वहाँ पे, हालांकि कोई जान माल की जो हानि नहीं हुई, लेकिन फिर भी जो है अगर कुछ हालात इस तरीके के होते, अगर वो बादल जो है दिन में अगर फटा होता तो शायद जो है हालात बद से बदतर हो जाते। इसलिए अधिकारियों को अलर्ट रहने की भी जरूरत है और गंभीरता भी जो है दिखानी होगी। अगर गंभीरता नहीं दिखाई तो लोगों की जान के साथ इससे बड़ा खिलवाड़ कुछ नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, शुक्रिया सौरभ आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। चमोली से खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे। भारी बारिश के चलते बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। बीच रोड पर मलबा आने से हाईवे बंद हो चुका है। कचड़ा नाले के पास बंद हुआ है राजमार्ग। भारी बारिश के चलते सड़क पर आया मलबा। चमोली से बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि भारी बारिश के चलते बद्रीनाथ हाईवे बंद हो चुका है। बीच रोड पर मलबा आने से हाईवे बंद हुआ है। कचड़ा नाला के पास बंद हुआ राजमार्ग। भारी बारिश के चलते सड़क पर आया मलबा। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता सोनू उनियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोनू, भारी बारिश के चलते मार्ग पर मलबा आ गया है,
किस तरह की स्थिति है, क्या कुछ पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, जिस तरह से कल से जो देर रात भारी बारिश के चलते जो बद्रीनाथ ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग है सिरो पकड़ के पास अगले 27 घंटे से मार्ग अवरुद्ध है। किसी तरह से जो वाहन है उनको अन्य रास्तों से भेजा जा रहा है। खिरसू होते हुए, कीर्तिनगर से खिरसू होते हुए बद्रीनाथ के लिए जो यात्रा है उसको भेजा जा रहा है। हालांकि अभी खुलने में थोड़ा और समय लग सकता है। अब देखने वाली बात ये होगी कितना समय खोलने में जो NH है वो लगाएगा, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। जी आखिर किस तरह की स्थिति बनी है दोनों तरफ जाम को लेकर, और प्रशासन कितना एक्टिव नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरह से मार्ग अवरुद्ध के बाद जो बड़े वाहन है उनको वहीं रोक दिया गया है और हल्के जो वाहन है उनको अन्य रास्तों से जो अपने गंतव्य की ओर, यात्रा की ओर भेजा जा रहा है। जहाँ तक बात की जाए तो जो प्रशासन है वो पूरी तरह से मुस्तैद है और जो बड़े वाहन है उनके लिए जो बड़े वाहन में जो लोग फंसे हुए हैं उनको छोटे वाहनों से अपने गंतव्य की ओर भेजा जा रहा है। जी शुक्रिया सोनू, आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। आयुष विभाग में तबादलों को लेकर कवायद तेज हो गई है। आयुष सचिव पंकज पांडे ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि 5 जुलाई तक निर्देशालय स्तर से तबादलों की सूची पूर्ण कर ली जाए, जिससे 10 जुलाई तक शासन विधिवत रूप से नियम अनुसार तबादला आदेश जारी कर सके। आपको बता दें कि कोरोना काल के चलते पिछले 2 सालों से विभाग में किसी भी प्रकार का कोई भी तबादला नहीं हुआ। लिहाजा इस बार कई अधिकारी कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें तबादलों का लाभ मिलना है। लिहाजा शासन स्तर से भी अब उनके तबादलों को लेकर गंभीरता दिखाई जा रही है, जिससे नियमानुसार तबादले किए जा सकें। कि जो स्थानांतरण एक्ट है राज्य सरकार का, उसके तहत जो नियम है उसमें समय सीमा और समय सारणी बनाई गई है कि कौन सा कार्रवाई कब तक किया जाएगा। उसके अंतर्गत 5 जुलाई निदेशालय से अंतिम तिथि है और 10 जुलाई राज्य सरकार से अंतिम तिथि है। तो उसके अंदर हम लोग तबादले कर देंगे, जो भी नियमानुसार जो तबादले किए जाने वो कर दिए जाएंगे। और प्रमोशन लगातार किए जा रहे हैं। मेरी अध्यक्षता में ही 2-3 पीछे DPC बैठक की गई हैं और प्रमोशन किए गए हैं। अगर किसी कैटेगरी का, किसी वर्ग विशेष का रह गया है तो उसको भी जल्दी से पूरा कर दिया जाए। उत्तराखंड में मानसून ने अपनी दस्तक दे दी है, तो वहीं कुमाऊं में बारिश के चलते DIG कुमाऊं नीलेश आनंद भरणे ने सभी अधिकारी और पुलिसकर्मियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं आपदा के मद्देनजर उत्तराखंड पुलिस के द्वारा एक पहल की गई, जिसमें पुलिस के द्वारा आपदा मित्र बनाए जा रहे हैं, जिसमें हर पुलिस स्टेशन में पुलिस के साथ जुड़कर कार्य करने वाले युवाओं को पुलिस के द्वारा उन सभी का रजिस्ट्रेशन करने और पुलिस का आई कार्ड दिया जा रहा है। उन सभी को आपदा की किट दी जा रही है, जिससे वे सभी जरूरी सामान होता है जो आपदा आने पर काम आता है। आपदा मित्र काफ़ी एक कारगर योजना है, जिसमें जो लोकल यूथ्स है, जिनको लोकल टेरेन, लोकल चीज़ें सबकी जानकारी होती है, लोकल सामान उनके पास होता है, तो उनको जस्ट एक मोटिवेट करके हम एक 7 दिन की ट्रेनिंग दे रहे हैं। जो युवा होते हैं और जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनको पुलिस लाइन में 7 दिन की एक सामान्य ट्रेनिंग जो है, जो हमारे आपदा प्रशिक्षित पुलिस के कर्मचारी है और जो है आपदा विभाग के भी कर्मचारी है, उनके द्वारा 7 दिन की ट्रेनिंग देने के बाद उनको एक आपदा किट दी जाती है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी कि MDDA के द्वारा लालतपड़ हरिद्वार रोड देहरादून में जग्गू के द्वारा 3 बीघा भूमि पर सड़क एवं प्लॉटिंग का चिन्हीकरण करते हुए अवैध रूप से की गई। आपको बता दें कि अवैध रूप से की गई प्लॉटिंग को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त किया गया। साथ ही उक्त व्यक्ति को चेतावनी दी गई कि यदि आगे फिर से प्लॉटिंग की गई तो प्राधिकरण के द्वारा दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।